सेंट अर्सिला गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसी तरह हम देखते हैं कि एंजाइम्स के मतलब कार्बनिक पदार्थ। एंजाइम्स का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, और ये कार्बनिक पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है वसा यानी कि फैट। कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, प्रोटीन और फैट। जैसा कि हमने देखा है कि एंजाइम्स में 3 पार्ट्स हैं। कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ होता है एंजाइम्स, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ऐसे 3 भाग किए गए हैं। लेकिन एंजाइम्स के कार्बनिक पदार्थ जो प्रोटीन में बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम्स, लेकिन सभी एंजाइम्स में प्रोटीन नहीं होता। लेकिन प्रोटीन एंजाइम बहुत कम इसमें ही हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एंजाइम के कार्बनिक पदार्थ हैं तो प्रोटीन से बने होते हैं, और सभी जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन में एंजाइम्स नहीं होता। आइए हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि विक्रो के बारे में, कि एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स की संरचना क्या है, एंजाइम्स का क्या कार्य है, एंजाइम्स की खोज किसने की, और कौन कौन से एंजाइम हैं जो पाचन क्रिया में सहायक है। अभी हम देखते हैं कि सूक्ष्म जैविक प्रकीनों यानी कि माइक्रोबियल एंजाइम्स का मतलब क्या है। इस तरह के बैक्टीरिया और कवक के रूप में सूक्ष्म जीवों कोशिकीय एंजाइमों के उत्पादन से माध्यम से जटिल कार्बनिक यौगिकों से पोषक तत्व और कार्बन प्राप्त करते हैं। इसलिए एक परिस्थिति स्तर पर इन माइक्रोबियल कोशिकीय एंजाइमों पोषक खनिज और प्राकृतिक वातावरण में होता है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के अधिक के लिए जिम्मेदार है। 1998 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका की नाम था विली कोहने, उसने इसका प्रयोग किया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एंजाइम्स होते हैं वो है क्या, तो ये जैव उत्प्रेरक है। ओके, ये बायो कैटलिस्ट है। अब बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की रेट को बूस्टअप करता है, लेकिन उसमें प्रयुक्त नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डेफिनेशन लिखी है कि एंजाइम्स क्या है। तो एंजाइम्स वे कार्बनिक उत्प्रेरक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को, विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बिना अपने आप उसमें प्रयुक्त हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन रिएक्शन की दर को, रेट को क्या कर देते हैं, बूस्टअप कर देते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। सबसे सूक्ष्म जैविक प्रकीनों की अभिक्रिया से निरुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन तथा उनका विघटन टाला जाता है। उसी प्रकार प्रकीनों या पुनरुपयोग भी किया जा सकता है। ऐसे कुछ विकर होते हैं जिनको हम लोग फिर से उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रकीनों पर्यावरण स्नेही होते हैं। ऑक्सीडोरिटोटेसिस, ट्रांसफरेजिस, हाइड्रोलेजिस, लाइसेजिस, आइसोमरेजिस, लाइगेजिस, ये सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। अपमार्जक में प्रक्रियाओं मिलाने पर मैल निकालने की प्रक्रिया को कम तापमान पर भी हो जाती है। भुट्टे में स्थित स्टार्च पर बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त प्रक्रियाओं की क्रिया करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप यानी कि शरबत तैयार होता है। पनीर बनाने के लिए वनस्पतियों का सार, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज, ऐसे कई उद्योगों में सूक्ष्म जैविक एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं कि जैसे सूक्ष्म जीवों को उसके ऊपर फर्मेंट कर देते हैं, उसमें डाला जाता है, फिर उस घटक को फर्मेंट करते हैं, और उससे हमको चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर पेय निर्मित के लिए कुछ घटक दिए हैं, जैसे कि कॉफ़ी का जो फल होता है और उसका बीज दिया गया है। इसके जैसे कॉफ़ी बनाने की है तो हमको जब प्योर कॉफ़ी मिलती है तो उसको भी एक फर्मेंटेड प्रोसेस से जाना पड़ता है, उसमें भी एंजाइम्स मिलाना पड़ता है, और उसके बाद फर्मेंट होता है और हमें प्योर कॉफ़ी मिलती है।
बच्चों यहाँ पे सूक्ष्म जीव और ईंधन का रिलेशन बताया रही, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सूक्ष्म जीवों द्वारा ईंधन भी तैयार किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि शहरों में जहाँ जहाँ कचरा है, गाँव में खेतों से जो कचरा निकलता है तो उसमें सूक्ष्म जीव अनोख से विघटन करते हैं। जो हमको बदबू आती है तो एक्चुअली क्या है, गैस है, और वो गैस का नाम है मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस का उपयोग हम ज्वलन के लिए करते हैं। उसके बाद सैक्रोमाइसिस किण्व जब गन्ने के चोटे का किण्वन करते हैं तब प्राप्त होने वाला इथेनॉल, यह अल्कोहल एक स्वच्छ धुआं रहित ईंधन है। तो अल्कोहल का यूज़ भी हम लोग किस लिए करते हैं कि ईंधन के लिए। ये स्वच्छ तरीके से जलता है, यानी इसमें धुआं नहीं होता है, उसकी फ्लेम जो होती है वो अच्छी। आजकल अल्कोहल का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, हम लोग जो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें 80% क्या होता है, अल्कोहल, जिससे जो जीवाणु होते हैं, जो कोरोना वायरस होता है वो उससे मर जाता है। लेकिन जो अल्कोहल कैसे बनता है ये मैंने पहले ही बताया कि गन्ने के जो बचे हुए जो लकड़ी का भाग होता है, चोटा होता है, उसको सड़ाते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं, फिर उसमें से हमको जो क्लियर ऐसी वाष्प जो होती है, भाप, उसको जमा करते हैं, और वो जो भाप जमा होती है उसे ही अल्कोहल कहते हैं। तो ये भी अल्कोहल एक ईंधन है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना जाता है। अभी हाइड्रोजन गैस कहाँ रहती है, पानी में रहती है, H2O यानी पानी। तो इसमें से पानी में से हम हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और उसका जो उपयोग है वो ईंधन के लिए करेंगे। पानी का जैविक प्रकाश अपघटन, बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर, इस अभिक्रिया में जीवाणु प्रकाशीय अपचयन यानी फोटो रिडक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और इसी गैस का उपयोग हम लोग भविष्य में ईंधन के लिए करेंगे। ईंधन की भांति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन भी सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि रसायन उद्योगों में कच्चा माल के रूप में उपयोगी अल्कोहल कच्चा माल है ना, जैसे पहले रॉ मटेरियल के लिए अल्कोहल को यूज़ किया जाता है, फिर एसीटोन है, फिर कार्बनिक अम्ल है, फिर स्निग्ध घटक है, पॉलीसैकेराइड्स है, प्लास्टिक का उत्पादन है, और बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें इन कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये जो डायग्राम दिया है, आपको एक चित्र दिया है जैव ईंधन का निर्माण, इसका आप लोगों को एक चित्र दिया है और इसमें आपको निरीक्षण करना है। तो निरीक्षण में आप देख रहे हो कि इस डायग्राम में सौर ऊर्जा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जमीन से भी जाता है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा द्रव रूप जैव ईंधन का निर्माण होता है सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके कारण। ठीक है, पहले तो जो सौर ऊर्जा होते हैं जिसमें जैव द्रव्यमान होते हैं उसकी कटाई करते हैं, फिर कटाई करने के बाद उसको सड़ाते हैं, मड़ाई करते हैं, और उसके बाद हमको बॉक्सेस मिलते हैं यानी पेपर्स हमको मिलते हैं। उसके बाद बॉक्सेस क्या करते हैं, बॉक्सेस का हम लोग यूज़ करते हैं और उसको फिर सेल्यूलोज हमको मिलता है और वो फैक्ट्रियों में जाता है। फैक्ट्रियों में जाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ से शर्करा बनता है, जो जैव ईंधन जो बनता है, जैसे कचरे का मैंने बताया, वहाँ पे जीव ईंधन जैसे मीथेन गैस तैयार होता है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनते हैं तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वायु प्रदूषण में देखो, कार से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रक से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लेन से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस से वातावरण में जाता है और इस तरह से जैव ईंधन का निर्माण होता है। तो जैसे इस आकृति का निरीक्षण करेंगे तो हमको जैव ईंधन के संदर्भ में स्पष्टीकरण मिलेगा, हमें पता चलेगा। तो जैव ईंधन क्या है, नवीनीकरण करने योग्य ऊर्जा स्रोतों में जैव ईंधन यह महत्व का साधन है। जैसे कि यह ईंधन ठोस स्वरूप में आता है, जैसे कि ठोस ईंधन कौन से है, पत्थर है, कोयला है, गोबर है, फसलों के अवशेष है। द्रव रूप ईंधन कौन से है, वनस्पतिक तेल है, अल्कोहल है, और गैस रूपी कौन सी है, गोबर गैस है, कोल गैस है, जो हम लोग अपने सिलेंडर में यूज करते हैं। इन रूपों में उपलब्ध इन जो ईंधन है इसका हम दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं। ये ईंधन प्रचुर मात्रा में और आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और ये भविष्य के लिए यह विश्वसनीय ईंधन है। जैसे कि बायोगैस, यानी बायोगैस कैसे बनता है, गाय के गोबर से, गोबर का बायोगैस प्लांट होता है, उसमें गोबर जमा करते हैं, फिर उसमें से जो गैस निकलती है उस गैस को कलेक्ट करते हैं और उस
कलेक्ट की हुई गैस को क्या कहते हैं, गोबर गैस, यानी बायोगैस। प्लांट से हमको गोबर गैस मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज बहुत सारी ईंधन के बारे में पढ़ा, सूक्ष्मजीव और ईंधन के बारे में पढ़ा हमने। फिर प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविकों के कारण मनुष्य और अन्य प्राणियों के अनेक रोग नियंत्रण में आ गए हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक्स बने कि हमको जब रोग होते हैं, कोई भी बुखार होता है और खांसी होती है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। और वो एंटीबायोटिक्स का निर्माण सूक्ष्मजीव करते हैं। सूक्ष्मजीवों को लेकर, सूक्ष्मजीवों की सहायता से एंटीबायोटिक्स बनते हैं जो हमारे बहुत सारे रोगों को दूर करते हैं। तो ऐसे कुछ नाम भी है, जैसे कि पेनिसिलिन है, सिफ्लोस्पोरिसिन्स है, बोनोबैक्टम्स है, बैसिट्रेसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, नीमोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, हम तो खाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिजैविक है जो हम जब हमको जो प्रकार का रोग होता है उसके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्षय रोग एक उदाहरण दे तो इसके खिलाफ रिफाइमारासिन उपयुक्त एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो हमने ये एंटीबायोटिक्स भी पढ़ा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमने सूक्ष्मजैविक प्रक्रियाओं के बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।